नमस्कार। आज का हमारा विषय है काव्य दोष। विद्यार्थियों, जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन में कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का स्वाद ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार काव्य दोष भी काव्य के आनंद को कम या नष्ट कर देते हैं। अगर इसका पारिभाषिक रूप देखते हैं तो इसे पहली परिभाषा बनेगी कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। नंबर 2, काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। तीसरी परिभाषा है काव्य की सरसता में बाधक तत्व जिनकी उपस्थिति से पाठक या श्रोता रसानुभूति से वंचित हो जाता है, वह काव्य दोष है। और चौथी परिभाषा है जिन तत्वों के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उन्हें काव्य दोष कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं एक ही अर्थ को व्यंजित करती हैं कि काव्य के आनंद को कम करने वाले जो भी तत्व हैं वो काव्य दोष हैं। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। परंतु हमारे सिलेबस में सिर्फ शब्द दोष और अर्थ दोष ही हैं, अतः हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे। पहला काव्य दोष है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्ट अर्थात मुश्किल, जिन अर्थों को समझने में मुश्किल हो। पारिभाषिक रूप: काव्य में जहाँ क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग हो एवं तुरंत अर्थ समझने में परेशानी हो, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं। पहला उदाहरण है वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी सोई बनत हम खात। देखते ही कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। अब यहाँ अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। पहला शब्द है वेद। वेदों की संख्या 4। नखत अर्थात नक्षत्र। नक्षत्र 27 नक्षत्र। ग्रह, ग्रहों की संख्या है 9। अब यहाँ वेद 4, नक्षत्र 27 और ग्रह 9। जोरी, जोरी अर्थात जोड़ करके, और जोड़ने पर उनका जोड़ आता है 40। अरध करी, आधा करना है, आधा करने पर 20 आएगा। वेद नखत ग्रह जोरी अरध करी अर्थात सबको जोड़ने पर 40 आया और 40 का आधा 20। सोई बनत हम खात। गोपियां यह कह रही हैं कि जो भी बनता है जोड़ने और आधा करने पर क्या बनता है? 20 अर्थात विष। विष अर्थात जहर। सोई बनत हम खात, हम तो वही जहर खा रहे हैं। यहाँ अर्थ को समझने में बहुत परेशानी है। क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, तुरंत अर्थ समझ नहीं आ पा रहा है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। दूसरा उदाहरण है हेमसुता पतिवाहन प्रिय तुम इसमें रत्ती ना फेर। हेमसुता अर्थात पार्वती। पति पार्वती के पति अर्थात शिव शंकर। वाहन प्रिय, हे प्रिय तुम उनके वाहन हो। हेमसुता अर्थात पार्वती के पति अर्थात शंकर के वाहन अर्थात बैल, और बैल का आशय होता है मूर्ख। हे प्रिय तुम मूर्ख हो, तुम इसमें रत्ती ना फेर, और इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। अब यहाँ अर्थ को समझने में बहुत परेशानी होती है, क्लिष्ट शब्दावली है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। अगला उदाहरण है च्युत संस्कृति दोष। काव्य में जब किसी शब्द में व्याकरण संबंधी दोष होता है तब भाषा के संस्कार गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। उदाहरण से हमें समझ में आएगा। पहला उदाहरण है फूलों की लावण्यता देती है आनंद। यहाँ लावण्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है।
सही शब्द है लावण्य, लेकिन यहाँ अनावश्यक रूप से उसे बढ़ा करके दिखाया गया है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से लावण्यता शब्द गलत है, अतः यहाँ च्युत संस्कृति दोष है। यही दोष अगले उदाहरण में भी है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। निराशता शब्द अपने आप में गलत है, सही शब्द है निराशा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ हम देख रहे हैं कि सीता स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसके साथ बोला शब्द का प्रयोग किया गया है, जो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। सही शब्द होना चाहिए बोली। अतः यहाँ भाषा के संस्कार गिर जाने के कारण च्युत संस्कृति दोष होता है। अगला दोष है अक्रमत्व दोष। वाक्य में जब शब्दों का क्रम अनुचित हो, कोई पद व्याकरण की दृष्टि से अनुचित स्थान पर हो, वहां अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण से हमें समझ में आएगा। मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदिनी नारी को। यहाँ मानव शब्द जिसे संबोधित किया जा रहा है उसे अंत में ले जाया गया है, जबकि इसे प्रारंभ में ही आ जाना चाहिए था कि हे मानव, नारी को मुक्त करो। तो यहाँ शब्दों का क्रम अनुचित है। दूसरे उदाहरण में भी जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। यहाँ रहे शब्द को अंत में आना चाहिए था, स्मरण ही आते रहे। अतः व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का क्रम अनुचित है, तो अक्रमत्व दोष होता है। अगला दोष है दुष्क्रमत्व दोष। काव्य में जब शब्दों का क्रम लोक या शास्त्र विरुद्ध हो, वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं। मारुति नंदन मारुति को, मन को, खगराज को वेग लजायो। इसका अर्थ समझे तो समझ में आएगा। मारुति नंदन अर्थात हनुमान ने मारुति हवा का, मन का और खगराज पक्षीराज के वेग को भी लजा दिया, अर्थात लज्जित कर दिया। इतनी तेज गति से वो गए। परंतु यह सर्वविदित है कि मन का वेग सबसे तेज माना जाता है, अतः मन को लास्ट में जाना चाहिए था, अंत में जाना चाहिए था। यहाँ क्रम गलत होने के कारण, क्योंकि मन का वेग जो है वो सबसे तेज है, अतः इसका स्थान अंत में आना चाहिए। यहाँ दुष्क्रमत्व दोष बनता है। अगला उदाहरण। नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ जब याचक राजा से मांग रहा है तो पहले बड़ी चीज मांगनी चाहिए, फिर छोटी चीज मांगनी चाहिए, परंतु यहाँ राजा से क्या कह रहा है? नृप मोको हाय दीजिए, मुझे घोड़ा दे दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, नहीं तो हाथी ही दे दीजिए। तो यहाँ शास्त्र विरुद्ध क्रम है, अतः यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। अगला दोष है पुनरुक्त दोष। पुनः उक्त, पुनः माने दोबारा कहा गया। तो काव्य में जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः और अनावश्यक प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। जहाँ आवश्यकता भी नहीं है और दोबारा उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए। उदाहरण। दृश्य बड़ा था सुंदर, मंजुल, रम्य, मनोहर। अब यहाँ हम देख रहे हैं सुंदर और मंजुल, रम्य और मनोहर, इन चारों शब्दों का अर्थ वही सुंदर ही है। यहाँ एक शब्द से भी काम चल जाता, परंतु एक ही अर्थ वाले कई शब्द आ रहे हैं, अतः यहाँ पुनरुक्त दोष है। अगला उदाहरण भी इसी तरह का ही है। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब यहाँ सभी को भाते और अच्छे लगते दोनों का अर्थ एक जैसा है, अतः यहाँ अनावश्यक प्रयोग किया गया है शब्दों का। अगला उदाहरण भी। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी, तोर निवास।
यहाँ वास और निवास शब्द दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ एक ही शब्द से भी काम चल जाना था, परंतु अनावश्यक रूप से दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, पुनः कहा गया है। पुनरुक्त, पुनः उक्त, दोबारा से जब कहा जाता है तो वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। अगला दोष है ग्राम्यत्व दोष। स्पष्ट है, काव्य में जब ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हो जाए तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। पहला उदाहरण है, मूंड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। अब यहाँ मूंड शब्द ग्रामीण शब्दावली का है, जो साहित्यिक भाषा में कहीं भी नजर नहीं आता है। अगला उदाहरण है, एरे ब्रजचंद तेरे मुख की चकोर हूं मैं। यहाँ एरे शब्द भी ग्रामीण शब्दावली का ही है। अगले उदाहरण में, वहारे अकबरा तेरे जे ठाठ, नीचे दरी और ऊपर खाट। यहाँ खाट शब्द चुभने वाला है क्योंकि ग्रामीण शब्दावली का है, अतः यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। गैल शब्द ग्रामीण शब्दावली का है, अतः ग्राम्यत्व दोष है। तो काव्य में जब ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। अगला दोष है अश्लीलत्व दोष। काव्य में अभद्र, लज्जाजनक और असाहित्यिक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। उदाहरण हम देख रहे हैं, रावण के दरबार में थिर अंगद का पाद। यहाँ पाद शब्द साहित्यिक दृष्टि से उचित नहीं है, एक अभद्र शब्द माना जाता है, अतः अश्लीलत्व दोष है। अगले उदाहरण में भी, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। यहाँ थूक कर चाटने शब्द लज्जाजनक और अभद्र है, अतः अश्लीलत्व दोष की श्रेणी में आता है। और अगले उदाहरण में, अभी प्रेत पद प्रियतम ने पाया। यहाँ प्रेत शब्द भी असाहित्यिक है, अतः अश्लीलत्व दोष है। अगला दोष है श्रुति कटुत्व दोष। काव्य में जब कर्ण कटु, कानों को चुभने वाले, अप्रिय अथवा कठोर शब्दों का प्रयोग हो। इसका उदाहरण है, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। अब यहाँ भा शब्द की आवृत्ति जो हो रही है वो कानों को चुभ रही है। भर्त्सना, भीत, ये दोनों शब्द कर्ण कटु सुनाई दे रहे हैं, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। अप्रतितत्व दोष। काव्य में जब ऐसे शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होते हों, अर्थात पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जब किया जाए तो वहाँ अप्रतितत्व दोष होता है। उदाहरण है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब यहाँ विष शब्द का अर्थ सामान्य शब्दावली में जहर होता है, परंतु यहाँ विष शब्द का अर्थ जल से है, जो किसी शास्त्र विशेष का शब्द है। अतः जब शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ अप्रतितत्व दोष होता है। अगला है न्यून पदत्व दोष। वाक्य रचना में जब किसी आवश्यक पद की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जब वाक्य में कुछ शब्दों को हमें स्वयं जोड़ना पड़ता है, जिनका अर्थ स्वयं लगाना पड़ता है, क्योंकि किसी आवश्यक पद की कमी है। यह बात उदाहरण से हमें समझ में आएगी। पानी, पावक, पवन, प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अब यहाँ पानी, पावक अग्नि, पवन हवा, प्रभु ईश्वर, अर्थात पानी, अग्नि, हवा और ईश्वर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे वो असाधु हो या साधु हो। ज्यों असाधु त्यों साधु। लेकिन यहाँ व्यवहार शब्द की कमी है। यहाँ व्यवहार शब्द हमने स्वयं लगाया है, अतः जब वाक्य रचना में कोई आवश्यक पद कम हो तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है।
अगला है अधिक पदत्व दोष। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो, जिन्हें हटा देने पर भी अर्थ ग्रहण में कोई बाधा न आए। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। अब यहाँ पुष्प शब्द को हटा भी दिया जाएगा तो भी अर्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि पराग तो पुष्प का ही होता है। अतः पुष्प शब्द अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है, अधिक पदत्व दोष है। अगले उदाहरण में भी यही बात है। लिपटी पुष्प पराग में सभी सेद मकरंद, यहाँ पे भी पुष्प शब्द अनावश्यक रूप से आया है, जिसको हटा देने पर भी कोई परेशानी नहीं है, कोई अर्थ ग्रहण में बाधा नहीं आ रही है। अतः अधिक पदत्व दोष है।